जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत। जय बीएसए। तो पहला सवाल आपके सामने है रीजनिंग का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसको बताइए। चलिए, आपने बताया, कम से कम किसी ने जवाब तो दिया कि सर ये लोग अंतरिक्ष से आते हैं। मैंने तो बस सवाल पूछा था कि कौन है ये लोग और कहां से आते हैं, तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर ऐसे लोग अंतरिक्ष से आते हैं। अच्छी बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपकी क्लास का जो नाम जो है जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। एलियन लोग भी क्लास में आकर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़िए, कुछ सीखिए इन लोगों से। तो 11 का क्यूब होता है 1331, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। यही गलत दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। भाई यहां पर आपको दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में, मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ओके, WVX, QPR, KJL और फिर दे रखा है GFI। तो यहां पर मेरे प्यारे मित्रों, हमारा यहां पर सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो प्यारे मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। VW है ना, VWX -1 + 2, PQR +2, JK है ना, JKL +2, GF है ना, FG। तो -1 FGHI, तो ये हो जाएगा हमारा F के बाद GHI +3। तो ऐसे में आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। लाल, पीला और रंग। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, ये रंग हो गया, रंगों में आपका लाल हो गया, और पीला भी दोस्तों आपका रंग है। तो दोनों आपके रंग हैं, लाल और पीला। तो ऐसे में हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप मुझे बताएंगे, मदिरा। मदिरा हो जाएगा मद निर्माणशाला। सिक्के का क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने दोस्तों। जैसे कि अगर हम इस सवाल की बात करें, मदिरा जो बनती है मद निर्माणशाला में बनती है, वैसे सिक्का बनता है टकसाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 4 से आ रहा है 64, तो 6 से क्या आएगा। अब आपको दोस्तों पता है कि 4 का क्यूब होता है 64 होता है, और 6 का क्यूब होता है 216। तो प्यारे साथियों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 216। अगला सवाल देखिए, BD से आ रहा है EH। फटाफट लगाइए दोस्तों। BD से मेरा आ रहा है दोस्तों यहां से EH। ओके, अब क्या चल रहा है आपका, D से E आ रहा है, दिख रहा है आपको, या फिर X से मेरा Y आना चाहिए, तो ये लॉजिक फेल हो गया। सेकंड लॉजिक देखिए, ये मिला मुझे, B के बाद आ रहा है E, C D E, और D के बाद आपका आ रहा है EFGH +4। तो +3 +4 आ रहा है, लगाएंगे P और X में, +3 +4। तो P के बाद QRS, X के बाद YZAB। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा SB। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है SB, बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, AB, ABC, ABCD, BA, CBA। अगला स्टेप क्या होगा बताइए। देखिए, इस सवाल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिया गया, बहुत ही आसान सवाल है भाई। यहां पर देखिए क्या दिया गया, AB, ABC, ABCD। अब उल्टा चल रहा है, देखिए हमारा AB, ABC, तो ABCD ये हो जाएगा। तो उल्टा क्रम चल रहा है मेरे यहां से ABCD। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर आंसर C आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। सवाल ये वाला बहुत मजेदार है, देखते हैं कौन बताएगा। यदि उत्तर पूरब को पूरब कहा जाता है, यदि उत्तर पूरब को पूरब कहा जाता है
और उत्तर को उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? देखिए दिशाओं के बारे में आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग को पता है, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। चलिए चेंजेस करेंगे हम लोग यहाँ पर। पहला देखिए, उत्तर पूरब को पूरब कह रहे हैं, तो ये जो है उत्तर पूरब है, इसको बोला पूरब। तो अगर दोस्तों ये पूरब है तो विपरीत साइड में मेरा आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, आगे पढ़ा, उत्तर को बोलता है उत्तर पूरब, तो ये जो उत्तर है ये अब मेरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर पूरब हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, ये उत्तर पश्चिम है, इसको उत्तर बोला जा रहा है यहाँ पर, तो ये मेरा दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को क्या बोलेंगे? तो प्यारे मित्रों बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से समझे, मेहनत करें। मैं भी आप लोग को एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बस आप ध्यान से पढ़ते चलिए और मेहनत करते चलिए। ओके, तो यहां पर अगर मैं इस सवाल की बात करूंगा भाई, दक्षिण को यहां पर जो है क्या कहा जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आ रही है आप लोग को? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। आपका प्यारे मित्रों सही जवाब क्या होगा? तो ये जो दक्षिण हमारा आ रहा है इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आइए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। कुछ नीले पीले हैं, ये मेरा आई दे रखा है, और सभी पीले हरे हैं, ये मेरा ए दे रखा है। तो पीले से पीले काट देंगे, क्यों? क्योंकि आई प्लस ए बराबर आपका आई होता है। तो आंसर आएगा कुछ नीले हरे हैं, कुछ नीले हरे हैं। तो कुछ नीले हरे हैं सही हो जाएगा। अब कुछ नीले हरे नहीं है, ये बनेगा नहीं। अगर मेरा आंसर नहीं आता तो मैं इसमें आइदर और लगा देता, अगर मेरा आंसर नहीं आता तो आइदर और लगा देता, लेकिन मेरा आंसर आ गया है परफेक्ट, जो कि है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों आपका करेक्ट आंसर होगा केवल निष्कर्ष पहला वाला सही है। ओके, तो केवल पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। देखिए शिवम राजपूत जी, जैसे शिवम राजपूत जी ने पहले बोला मुझसे कि इस तरीके से प्रश्न पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है, और फिर मैंने थोड़ा सा अभी आगे बढ़ा है ना। देखिए शुरुआत में क्या होता है शिवम जी, कम से कम 4 से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में बहुत आसान आते हैं, जिन्हें कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरा पेपर एक जैसा नहीं होता। आपका पेपर 3 भागों में बटा होता है। एक होता है इजी पार्ट, एक होता है नॉर्मल पार्ट, और एक होता है आप लोग का थोड़ा सा मॉडरेट पार्ट। टफ नहीं आएगा आपका पेपर, टफ नहीं आएगा। इजी वाला पार्ट सब लोग लगा लेते हैं, नॉर्मल वाला अगर आपने तैयारी बढ़िया करी है नॉर्मल हो जाएगा, और अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आप मॉडरेट वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ बच्चे डायग्राम से बोल रहे हैं दोस्तों, कुछ नीले पीले हैं, तो दोस्तों कुछ नीले पीले हैं, ये मैंने बना दिया यहां पर बनाया, कुछ नीले पीले हैं, और कह रहे सभी पीले हरे हैं। जितने भी दोस्तों पीले हैं सभी पीले हमारे सो क्या है, हरे दे रखा है। तो इसमें मेरा ये तो बन ही जाएगा ना कि कुछ नीले हरे हैं, ये दोस्तों बन रहा है हमारे यहाँ पर। तो कुछ नीले हरे हैं, पहला वाला बन गया। अब कुछ नीले हरे नहीं है, कहाँ नहीं है, बन तो रहा है मेरे यहाँ पर। तो कुछ नीले हरे हैं, बन भी रहा है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला, केवल पहला वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों जैसे कि गॉड का कोड आपके सामने ये रहा, ठीक है, आप तैयारी और बढ़िया कीजिए, मैं आप लोग के साथ हूं, जितना भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो गॉड का कोड दे रखा है, तो हैन का कोड क्या होगा बताइए, GOT, ठीक है ना। अब ये मेरा क्या आ रहा है, HQW आ रहा है। चलिए हैन का कोड बताइए दोस्तों, कोई बता सकता है? देखिए GH+1 OPQ+2 TUVW+3, ये लॉजिक है दोस्तों, +1 +2 +3। तो +1 +2 +3 HIEFGNOPQ। तो यहां पर अगर मैं इस सवाल की बात करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा IGQ। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है IGQ बिल्कुल करेक्ट होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लियर है।
तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, IGQ, IGQ। समझ में आ रहा है आपको, +1 +2 +3। अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। अगला सवाल देखिए, फन का कोड दे रखा है 40, एंड का कोड है 18, तो मेड का कोड क्या होगा? देखिए समझिए, फन FUN फन, तो F आता है 6 नंबर पे, U आता है 21 पर, N आता है 14 पर। इनको जोड़ा मैंने, 41 आ गया, एक कम कर दिया, ये आ गया 40। ऐसे देखा एंड, A आता है 1 नंबर पे, ये आता है 14 पर, ये आता है 4 पर, तो 14 4 18 1 19, एक घटाया, ये 18 आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मेड का कोड, MAD, तो मेड की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए M आता है मेरा 13 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, इनको जोड़िए, एक घटा दीजिए, तो 13 और 4 हो जाएगा 17। तो प्यारे साथियों, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो हमारा यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग मैथ पर आएंगे। ओके, मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैथ नहीं आती है, तो मैथ के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे आप लगभग सारे के सारे ऑल सेट सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपकी मैथ तैयार हो जाएगी। बाकी मैंने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए मैथ के, आप हमारे वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने मैथ की MTS में जितनी भी क्लास कराई हैं वो एक अलग से मैंने मैथ की पूरी प्लेलिस्ट बना दी अलग से, तो आप पूरी एक बार मैथ की प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने है। x/y बराबर दे रखा है 3/5, x/y बराबर दे रखा है 3/5, तो आपको ज्ञात करना है 5x प्लस का 2y बटे 5x माइनस का y। अब आपको पता है x का मान 3, y का मान 5, तो ये x का मान 3, y का मान 5, ये 3 ये 5, तो 5 3 15 प्लस 2 पंजे 10, 5 3 15 माइनस 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो 15 10 25, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 25, 5 दूनी 10, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5:2। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 5:2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए। अब देखिए दोस्तों, 15 संख्याओं का एवरेज 40 है, 15 संख्याओं का एवरेज हमारा 40 है। अगर दो संख्याएं दोस्तों 45 और 35, अगर इनको हटा दें तो बाकी बची संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो प्यारे साथियों मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, 45 और 35 को मैंने जोड़ा तो मैंने देखा कि 80 आ रहा है, तो दो संख्याओं का एवरेज मेरा 40 हो रहा है। देखिए पहले भी मेरा एवरेज 40 था, क्योंकि दोनों का योग 80 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी मेरा एवरेज कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि पहले 15 थी तो एवरेज 40 था। अब 15 में से दो नंबर जो कम हुए उन दोनों का एवरेज भी 40 है, तो इससे हमारे एवरेज पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जीरो चेंजेस रहेगा, क्योंकि पहले भी 40 था आज भी 40 है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 40। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, शाबाश। आइए अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। यदि कुर्सियों को 1200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदकर 1500 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाए तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा? 1200 रुपए की कुर्सी लाए हैं, 1500 की कुर्सी बेचेंगे, तो हमारा जो लाभ होगा दोस्तों कितना होगा? 300 रुपए का लाभ होगा। 1200 रुपए पर इंटू 100, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो हमारा यहां से प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ भाई मेरे बब्बर शेरों, बब्बर शेरनियों, क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का? अमित, लालू, नेहा, रमेश, शिवम, रश्मि, वंदना, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आज जो आप लोग की परफॉर्मेंस है काबिले तारीफ है।
जितने भी लोग क्लास में हो सबके सब सफल हो गए इस बार। बस साथ मत छोड़ना, आप लोग पढ़ते रहना। और हमने जितनी भी क्लास करवाई है, अगर आपने किसी भी क्लास को छोड़ा नहीं है, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, बीएसए जी आपके साथ हैं, बस अपना विश्वास बनाए रखिए। हम भी थोड़ी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। बस आपको जो है पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो मालूम है। तो आपको मेरे लाडलो, मेरे बब्बर शेरों, बब्बर शेरनियों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको रेशियो दे रखा है ये चीज। तो सीपी बटे एसपी दे रखा है आपको 4/5। तो दोस्तों देखिए, 4 रुपए की चीज 5 में बेचोगे तो 1 रुपए का लाभ होगा। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। 1 रुपए का लाभ है, 4 की चीज है, इंटू 100। तो यहां से आपका लाभ हो जाएगा 25। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 25% बिल्कुल राइट है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25। अगला सवाल लगाइए। अब ये सवाल थोड़ा बढ़िया है कि दो संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 150% है। दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 150% है। यदि छोटी संख्या 16 है तो बड़ी संख्या का मान कितना होगा? अब मैं बताता हूं। मुझे मालूम है छोटी संख्या 16 है, बड़ी संख्या x है, तो दो संख्याओं का योग 16 + x, बड़ी संख्या यानी कि x का 150% है। तो ये लिख लिया 150%। तो बड़ी संख्या यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना होगा मेरे जनाब? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3/2x। तो 3/2x में से ये वाला जो x इधर घटाएंगे, बराबर आपका 16 तो रखा हुआ ही है, 2 × 1 = 2, 3 में 2 जाएगा, आपका बचेगा 1, x/2 बराबर 16। तो x बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, तो जनाब इस प्रश्न की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 आ जाएगा। कुछ बच्चों ने जवाब 24 दिया है, जैसे मेरे सामने साहिल पांडे है, रमेश जी है और विश्वपाल सिंह जी है, 24 आ रहा है। रश्मि जी का भी 24 आ रहा है, साहिल पांडे का भी 24 आ रहा है। कृपया ध्यान दीजिए, 24 नहीं होगा दोस्तों। कैसे होगा 24? मुझे पढ़ाओ, मुझे समझाओ भाई, 24 कैसे निकाले, जरा मुझे बताना, जरा कैसे निकाला, पूरी प्रोसेस बताओ अपनी। जब बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, ये लिखा दो संख्याओं का योग, बड़ी संख्या मैंने माना x 150% है, ऐसे तो लगाया होगा। तो मैंने क्या किया भाई, इसको इधर ले गया मैं यहाँ पर, तो ये बचा x/2, 16 यहीं का यहीं रहा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, ना कि 24। ठीक है, समझ में आ गया आपको? शाबाश, ये हुई ना बात। इसे ही बोलते हैं मेरे बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों, लगे रहिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए भाई। एक शहर में 20% लोग साक्षर हैं। ओके, एक शहर में 20% लोग साक्षर हैं। यदि साक्षर लोगों की संख्या 5000 है तो टोटल कितने लोग हैं? यस, देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे 20% लोग साक्षर हैं और साक्षर लोगों की संख्या आपकी होती है 5000। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साक्षर लोगों की संख्या होती है 5000, तो 20 बराबर 5000 है, तो 100% का आपको वैल्यू बताना है। तो 20 पंजे 100%, इधर हो जाएगा 5 × 25, तो 25000 लोग हैं टोटल लोग। तो टोटल लोग आपका क्या होगा? इसको अगर मैं इस सवाल की बात करूंगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, यहां से 100% आएगा और 100 है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दे रखी है दूरी 500 मीटर, 500 किलोमीटर, समय दे रखा है 20 घंटे। तो आपको दे रखा है x - y बराबर 500। सॉल्व किया मैंने यहां पर, 0 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। x का मान दे रखा है हम लोगों को 50, y का मान निकालना है, इसकी वैल्यू 25 दे रखी है। तो प्यारे मित्रों, y बराबर कितना होगा? 50 - 25। तो ऐसे में हमारा प्यारे दोस्तों सही जवाब क्या होगा? A, B, C या फिर D। तो 50 में से 25 जाएगा, तो ये बचेगा हमारे यहां से 25। ठीक है, तो शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हमारा यहां पर जो भाई धारा की चाल है, धारा पानी की जो स्पीड है, तो पानी की स्पीड हो जाएगी दोस्तों 25 किलोमीटर पर आवर। आइए
अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखिए। एक रेलगाड़ी है, प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी 9 की स्पीड से चल रही है। रेलगाड़ी 9 की स्पीड से चल रही है, एक टेलीफोन के खंबे को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई इतनी, तो खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोगों को निकालना है समय। तो मैंने आपको पढ़ाया तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ध्यान दीजिए, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। लेकिन 260 मीटर दे रखी है और चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ताकि हमारी चाल हो जाए मीटर प्रति सेकंड में। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा? तो 9 चौक 6 पंजे 15, 3 छंग 18, 5 अट्ठे 40। समझ में आ रहा आप लोग को? कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पर। अट्ठे 144 सेकंड। क्लियर है? बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बफरिंग और ये सफरिंग प्रॉब्लम होती रहती है। जब कभी भी आप ध्यान लगाएंगे, जब कभी भी आप मेहनत करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये बफरिंग और सफरिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद ये दूरी प्रॉब्लम जो आपकी सही हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप सभी लोग जरा थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, माइक टेस्टिंग। सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? अब देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और आप लोगों की जो वीडियो है बिल्कुल सही चल रही होगी। तो यहां पर मैं क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा रहा था। आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आप लोग को बताया। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दे रखी है 360, चाल दे रखी है 9। मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया और हमारा यहां से करेक्ट आंसर आ गया 144 सेकंड। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा जो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको देखिए। एक राशि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 5 साल में 3 गुना हो जाती है। अब आपको क्या दिया गया? एक राशि 5 वर्षों में आपका 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में वह धनराशि 9 गुना हो जाएगी? तो कितने सालों में वह धनराशि 9 गुना हो जाएगी? इस तरीके का पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे? 9 को लिखोगे दोस्तों 3 का इसी के फॉर्मेट में स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो पावर होती है, पावर, आप इस पावर से करेंगे मल्टीप्लाई इस नंबर की, तो 5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10। तो इसका मतलब है जो पैसा 5 साल में 3 गुना हो रहा था, वही पैसा 10 साल में 9 गुना हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का जवाब 15 आ रहा है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है भाई, 3 जो लिखा है 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है। तो जो स्क्वायर लगा है स्क्वायर, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से क्यों करोगे? 27 गुना थोड़ी ना हो रहा है। 27 गुना अगर होता, सपोज दैट मान लीजिए अगर पैसा 27 गुना हो रहा होता, तो 27 गुना होने के लिए मैं लिखता 3 की पावर 3। तो ये जो पावर 3 होती, तो इसकी 5 की मल्टीप्लाई 3 से करते तो 15 साल हो जाते हैं। 15 साल में हो जाएगा 27 गुना। ठीक है, चलिए, तो 10 साल होगा, 10 साल। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगर 81 गुना होता तो क्या करते? 81 गुना को मैं लिख सकता था 3 की पावर 4। 3 तिया 9 निम 81, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये 5 चौक हो जाता मेरे यहां पर 20। 20 साल में पैसा मेरा हो जाता है 81 गुना। 20 साल में मेरा पैसा हो जाता है 81 गुना। आइए, अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे जीके। दोस्तों, अब हम लोग भव्य जीके का स्वागत करेंगे। किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे जीके के, आइए मैं कुछ आपको सवालों को बताता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? ठीक है, तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, जब किसी तार से विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है तो क्या होता है?
तार आपकी गर्म हो जाती है। अब लगातार करंट फ्लो हो रहा है किसी जगह से, अब जब लगातार करंट फ्लो हो रहा है तो वो थोड़ा सा आपका गरम गरम फील होगा आपको, तो ऐसे में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द वायर गेट्स हॉट, द वायर गेट हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फाइल्स लेफ्ट इन द रिसाइकिल बिन आर परमानेंटली डिलीटेड व्हेन, रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब क्या हो, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा दोस्तों इट इज एम्प्टीड मैन्युअली, यह मैन्युअली रूप से खाली किया जाता है। रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब आप जो है मैन्युअली उसको खाली करें। अगर आप उसको डिलीट करेंगे वहां से जाकर तो आपका सवाल जो है आप लोग का क्या होगा, वो जितना भी डेटा होगा सारा का सारा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा जब आप रिसाइकिल बिन में जाकर उसको मैन्युअली डिलीट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। एक धातु सल्फेट में सूत्र दे रखा है आप लोग को यहां से MSO, उसी धातु के क्लोराइड में उसका सूत्र क्या होगा। चलिए अब आप मुझे समझाइए, बढ़िया सवाल आप लोग को दिया गया है। ओके, तो ये आपको दे रखा है MSO4। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे एक धातु सल्फेट में सूत्र आपको दे रखा है MSO4, तो उसी धातु के क्लोराइड में सूत्र क्या होगा। तो धातु सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है MSO4 और उसी का क्लोराइड सूत्र होगा MCl2। ओके, तो क्लोराइड में मेरा सूत्र आ जाएगा MCl2। क्लियर है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। 21 वाला सवाल समझ में नहीं आया, अरे इतनी सी बात है, मैं चलिए बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास जो है कुछ रुपए हैं, आपके पास कुछ रुपए हैं, मैंने मान लिया जो आपके रुपए जो है आप लोग के, मान लीजिए कि 3 साल में आपके पास रुपए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, 3 साल में मैंने मान लिया 2 गुना हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ रुपए हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर 3 साल में 2 गुना हो जाते हैं, तो कितने साल में आपका पैसा जो है आपका 8 गुना होगा। चलिए दोस्तों बताइए कितने साल में आपका पैसा 8 गुना होगा। तो मैंने आपको ये सिखाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो 8 गुना लिखा होता है इसको 2 के फॉर्मेट में ही बदलना पड़ता है। तो 2 लिखा, ये 8 है, अगर 2 की पावर 3 लगाएंगे तो 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 है। तो ये जो पावर लगी थी पावर, तो ये जो आपका साल होता है साल, तो इसमें टाइम से, टाइम की मल्टीप्लाई कराते हैं पावर से। तो मेरा आंसर दोस्तों क्या होता है, टाइम की मल्टीप्लाई पावर से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिखा है 3 और पावर लगी है 3, तो 9 साल में पैसा हो जाएगा 8 गुना। तो भाई 9 साल में मेरा पैसा हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही तरीका है। और जैसे कि एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है क्लास में, सबा खान, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो कैसे लगाएंगे। चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस था, अगर पेपर में सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कि कोई रुपया है आप लोग का जो 5 साल में आप लोग का जो है 4 गुना हो रहा है, 5 साल में कोई रुपया जो है 4 गुना हो रहा है, तो कितने साल में, कितने साल में जो आपका पैसा जो होगा वो आप लोग का कितने साल में आपका पैसा जो है 11 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों 5 साल में कोई पैसा जो है आप लोग का 6 गुना हो रहा है, ठीक है, 5 साल में कोई पैसा 6 गुना हो रहा है, तो कितने साल में आपका वो 11 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए आपका तरीका है T1 अपॉन T2 बराबर, मैंने आपको पढ़ाया था N1 - 1 अपॉन N2 - 1। तो ये रहता है सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला, मैंने ये आपको पढ़ाया था दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा फॉर्मूला दोस्तों ये रहता है T1 अपॉन T2 बराबर होता है N1 - 1 N2 - 1। अब T1 दे रखा है 5 साल, हमको T2 निकालना है। N1 दे रखा है 6 गुना, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 लिखेंगे। ये दे रखा है 11, 11 में से 1 घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो T2 बराबर हो जाएगा 10 साल। इसका मतलब है कि 10 साल में पैसा हमारा 11 गुना होगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से।
तो याद रखें दोस्तों, जब सिंपल इंटरेस्ट पेपर में आएगा तब इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, और अगर आपके पेपर में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। दोनों मेथड बहुत आसान है, बहुत सरल है, और मैंने बिल्कुल आप सभी को सुस्पष्ट तरीके से समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों, अगला सवाल आप लोग के सामने है कि 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या होता है? धातु, हैलोजन, संक्रमण तत्व होता है, या फिर आपका होगा उत्कृष्ट गैस होगा। तो प्यारे मित्रों, अगर मैं इस सवाल की बात करूंगा तो समूह 17 में फ्लोराइन यानी कि F, क्लोरीन यानी कि Cl, ब्रोमाइन यानी कि Br, ये सब आपके होते हैं हैलोजन को छोड़कर। हैलोजन आपका अलग हो जाएगा। हैलोजन उन्हें कहा जाता है क्योंकि वे धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते समय जो है नमक देते हैं। तो हमारा ऐसे में करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलोजन। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपनी क्लास को लाइक करते चलें, अपनी क्लास को मिलकर शेयर करें, और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते चलें। आइए अगला सवाल आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता? बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता? स्वपोषी। स्वपोषी नहीं आता क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, इनके पास किचन होता है, खाने का सामान होता है, रोटी बेलन सब कुछ होता है। ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, यहां से ऑटोट्रॉप्स जीव वह जीव हैं जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, और वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूरज की रोशनी में, मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूरज की रोशनी का उपयोग करके, ऊर्जा का उपयोग करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। शायद ही कभी ये अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बनने के लिए ऑक्सीजन के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भाई ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इनको बोलते थे कि पेड़ पौधे। क्या पेड़ पौधों को आप खाना देने जा रहे हो? जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको रोटी ये सब खिला रहे हो जाके? नहीं खिला रहे हो ना। मतलब पेड़ पौधों के पास अपना खुद का सब कुछ होता है, वो अपने आप ही जो है धूप की रोशनी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं। जमीन के अंदर का पानी जो है स्वयं अपने आप एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी लाइफ में जो है लंबे समय तक जीते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। डेटा संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित क्षेत्रों का संग्रह होता है? फाइल, रजिस्टर, फोल्डर या फिर पाथ। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये होता है रजिस्टर। ठीक है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्टर हो जाएगा। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो लेजर लाइट है, बच्चे जो लेजर लाइट से पहले बचपने में खेलते थे, मैंने भी यहां पर कुछ बच्चों के पास देखी थी, लाल कलर के जो लेजर निकलती है लाइट, इस तरीके जो आपका लेजर होता है आप लोग का ये, तो लेजर लाइट जो आप लोग की है यहां पर, प्यारे साथियों, ये जो है पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था? आइए मैं आपको बताता हूं। हमारा इसमें सही जवाब दोस्तों थियोडोर एच माइमन। तो जिनका भी आंसर आ रहा थियोडोर एच मेमन, बिल्कुल परफेक्ट होगा। हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? माइकल चोपड़ा, जिंगन, भोटिया, जिंगन। तो हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा यहां से बाईचुंग भूटिया। तो प्यारे साथियों, अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बाईचुंग भूटिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया गया है? महायान पाठ कौन से धर्म से संबंधित है? महायान, मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसके विषय में बहुत कुछ बताया था। तो महायान जो पाठ है इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है।
महायान का जो संबंध है आप लोग का दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, एक आपतित किरण जो है 15 डिग्री के एक कोण पर समतल दर्पण पर आकर गिरती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना होगा? क्या सवाल पूछ लिया है। आप लोगों में से जो हमारे फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, आप लोगों के बीच जो फिजिक्स के छात्र हैं, वो इस सवाल को बहुत आसानी से लगा लेंगे। कोई है मैदान में? चलिए बताइए आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा, प्रयास कीजिए। बढ़िया सवाल मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से 1 बाय 1 करके। तो भाई आपतित किरण जो है समतल दर्पण पर इस एंगल से गिरती है, आप देख पा रहे होंगे यहां से। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। 45 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है ना, 150 डिग्री, या फिर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये आप लोग का मान लीजिए समतल दर्पण है आपका। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आप लोग का एक समतल दर्पण दे रखा है, ध्यान से बिल्कुल मेरी बात को समझिएगा। तो ये आप लोग का समतल दर्पण दे रखा है और ये मेरा अभिलंब है। ये है दोस्तों आपकी आपतित किरण जो आ रही है, और ये है आपकी परावर्तित किरण जो आप लोग की जा रही है। तो ये है आप लोग की आपतित किरण और ये है दोस्तों आप लोग की यहां से परावर्तित किरण। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। जैसे कि आपतित किरण जो है समतल दर्पण पर आपकी जो गिरती है, ये गिरती है 15 डिग्री के हिसाब से। बात को बिल्कुल गहराई के साथ समझिएगा दोस्तों। तो ये जो आप लोग की जाती है आपतित किरण समतल दर्पण पर आप लोग की 15 डिग्री के हिसाब से एंगल बनाती है। अगर ये 15 है तो 90 में से 15 को माइनस कीजिए। भाई 90 में से 15 को माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, 8 में से दोस्तों 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7। बात समझ में आ रही है आपकी? ये 75 डिग्री हो गया। तो भाई ये मेरा 75 डिग्री हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा दूसरा नियम, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसका दूसरा नियम पढ़ा होगा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर। तो अगर आपका एंगल आई, देखिए दोस्तों ये आपका अभिलंब है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण, ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। तो भाई आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो भाई साहब अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री हो जाएगा, और 75 हो जाएगा टोटल। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 150 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं। ये एक आपका शीशा है घर में लगा हुआ, ये आपके घर का शीशा है जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखते हैं। एक रोशनी आई इस साइड से, ये रोशनी आई 15 डिग्री के हिसाब से, और ये होता है अभिलंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है 90 डिग्री के बराबर अभिलंब, और ये लाइन आई बिल्कुल अपने माध्यम में वापस लौट गई। तो अगर ये 15 है टोटल 90 में से, ये होता है 90 में ये 15 है तो ये कितना होगा 75 ही तो होगा, क्योंकि 15 75 90 है। और ये एंगल बराबर होता है क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो 75 आपका हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक किताब के लेखक कौन है। दोस्तों एक बहुत ही आसान सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों M.K. गांधी, बिल्कुल परफेक्ट है, आपका सही जवाब होगा M.K. गांधी। और अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कुछ ही देर में हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण अधिनियम MTCR। तो दोस्तों MTCR 1987 देशों के द्वारा स्थापित किया गया था। किन देशों के द्वारा? G20, G4, नेम या G7। तो अगर हम दोस्तों इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब होगा G7। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा G7। अगला सवाल देखिए, मैग्नीशिया का दूध एक क्या है। मैग्नीशिया जो आपका मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम खनिज ब्रोसाइड के रूप में स्वाभाविक रूप से होने वाला खनिज है। और
पानी के निलंबन के रूप में इसे दूध की तरह दिखने के कारण अक्सर मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। तो एक तरीके से आपका सॉल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो याद रखिएगा, शरीर में विशेष रूप से मांसपेशी और नसों में कई प्रणालियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। मैग्नीशिया का दूध पेट के एसिड को भी कम करता है, आंतों में भी पानी बढ़ाता है और पानी में निलंबन के रूप में इसे दूध की तरह दिखने के कारण अक्सर मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका साल्ट है एक तरीके का, और ये जो है आपके पेट में एसिड को कम करता है। दोस्तों, ये जो आपका पेट में एसिड बनता है उस एसिड को भी कम करता है, आपके पेट के एसिड को कम करता है, एक तरीके से सॉल्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, तो याद रखिएगा आप लोग, ये आपके जो मैग्नीशिया का दूध होता है ये पेट के एसिड को कम करता है। ठीक है लालू जी, आपके दिक्कत हो रही थी सुबह मॉर्निंग में, तो देखिए क्वेश्चन आप लोग के ऊपर मैंने बना दिया, लालू जी स्पेशली आपके लिए। ठीक है, चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आपको इंग्लिश पर। इंग्लिश में किस तरीके से प्रश्न आते हैं पेपर में, ध्यान दीजिए। लास्ट मंथ ही मेक्स न्यूज विद हिज गो वेस्टल कॉम, ठीक ना, कमेंट, सॉरी कॉम दे रखा है, ये आगे दे रखा है मेंट, कमेंट टू द लीटर्स ओवर आउट स्टैंडिंग ड्यूज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? जैसे कि सेंटेंस में रखा है लास्ट मंथ, लास्ट मंथ रिप्रेजेंट करता है उस बात को, लास्ट मंथ उस बात को रिप्रेजेंट करता है भाई कि सेंटेंस मेरा पास्ट में है। ओके, सेंटेंस मेरा पास्ट में है, और जब सेंटेंस पास्ट में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट का मेरा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस मेरा पास्ट में चल रहा है और पास्ट का मेरा स्ट्रक्चर होता है भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेक ना होकर क्या होगा आपका, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। तो लास्ट मंथ ही मेड न्यूज, तो मेरा यहां पर आ जाएगा ही मेड। क्या आ जाएगा आपका, ही मेड आ जाएगा। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। अब आप बताइए, अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। वन हु होल्ड्स वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। एक ऐसा जो है जमाखोरी करता है, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो खूब जमाखोरी करता है और अपने रुपए को खर्च करता है, जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो तो वहां भी बहुत कम रुपए खर्च करता है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति है मार्केट जाता है, मार्केट में से कुछ सामान लेने जाता है और उससे कहा जाता है कि 100 रुपए का है, वो कहता है 50 रुपए में देना है दो, नहीं तो हम अगली दुकान पे जाएंगे। तो इस तरीके के व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग यहां पर माइजर। 100 रुपए की चीज को 50 रुपए बोल रहा है, 50 में देना दो, नहीं तो हम अगली दुकान पे चले। मतलब इतना ज्यादा जो होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो ऐसे व्यक्ति को माइजर बोलते हैं। माइजर मतलब होता है एक तरीके से कंजूस। ओके, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दैट इज कॉल्ड माइजर। समझ में आ रहा है आप लोग को? मेंबर मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। बाकी टफ गाय को बोलते हैं हम लोग यहां से। मिलिटेंट का मतलब होता है आप लोग का यहां से एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि आपका जीलट। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंग्जाइटी ऑफन कॉजिंग वाइल्डली अनथिंकिंग बिहेवियर। तो प्यारे साथियों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अचानक से एकदम अनकंट्रोल हो जाए हमारा डर, हम चिंता में आ जाए किसी भी वाइल्डली, कोई जंगली या कुछ जो चीज सोचनी हो ऐसे बिहेवियर को देखकर, अचानक हमने कुछ ऐसा बिहेवियर देख लिया जिससे हम डर जाते हैं, उसको बोलते हैं पैनिक। तो पैनिक का मतलब होता है घबराहट। तो इसको समझ सकते हो आप लोग। आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, क्या पता कोई पीछे से आपका आ जाए, कोई बेड के नीचे से बाहर निकल आए। इस तरीके से अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ खतरनाक बिहेवियर अगर आप देख रहे हो कि कुर्सी अपने आप हिलने लगी, ठीक है ना, पंखा एकदम नीचे गिर गया, टीवी अपने आप चल रही है, बंद हो रही है, फिर चल रही है, फिर बंद हो रही है, तो इस सबको देखने के बाद आप जो है, आपका जो डर होता है एक तरीके से ये आपका हो जाता है अचानक से अनकंट्रोलेबल, जिस पर आप काबू नहीं कर सकते। ऐसा डर जिस पर आप काबू नहीं कर सकते, उसके कारण जो आपके मन में, जो आपके हृदय में, जो आपकी बॉडी पर देखने को जो भाव दिखता है, दैट इज कॉल्ड पैनिक, यानी कि घबराहट। तो उसको हम बोलते हैं घबराहट। ठीक है, तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाए, घबराहट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्पॉन्सर की स्पेलिंग क्या होगी? तो प्यारे साथियों, स्पॉन्सर की स्पेलिंग क्या होगी ये आप बताइए, ए, बी, सी या फिर डी?
तो प्यारे साथियों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए स्पॉन्सर, तो SPON, स्पॉन्सर, ठीक है। SOR, स्पॉन्सर का मतलब होता है प्रायोजक। तो पहली वाली जो स्पेलिंग आपको दे रखी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पहली वाली जो आपको स्पेलिंग दे रखी है स्पॉन्सर, SPONSOR, तो स्पॉन्सर का मतलब आपका होता है प्रायोजक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होगी? सैटेलाइट की ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। सैटेलाइट, देखिए स्पेलिंग देखिए, याद रखिएगा सैटेलाइट, इसका मतलब आपका क्या होता है? एक तरीके से उपग्रह, SATE, सैटे, ठीक है ना, LLITE होगा ना, सैटेलाइट, SATELLITE। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस इन ऑर्बिट राउंड द अर्थ और अनदर प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलता हूं, और किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इसको बताइए। तो मेरे बब्बर शेरों, A Saffold boy tended his master's sheep near a dark forest not far from the village। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप लोग को मैं बताता हूं कि एक चरवाहा लड़के ने अपने मालिक की भेड़ों को गांव से कुछ दूर एक अंधेरे जंगल के पास चराया। अब एक चरवाहा लड़का था, चरवाहा नहीं जानते हो, जो लोग भेड़े वगैरह चरवाने जाते हैं, घास फूस खिलाने जाते हैं, ले जाते हैं ना, कम से कम इकट्ठी 40-50 भेड़ों को उठाया, उनके साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो एक चरवाहा लड़के ने अपने मालिक की भेड़ों को, मैं क्या बोल रहा हूं, अपने मालिक की भेड़ों को गांव से कुछ दूर एक अंधेरे जंगल के पास चराया। तो गलती कहां पर है? अपने मालिक की भेड़, तो मालिक की भेड़ का मतलब दोस्तों क्या होगा? जैसे मैं बोलूं यहां पर राधा का कुत्ता, मैंने बोला ना राधा का कुत्ता, तो हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? राधास डॉग। इसका ही तो मतलब होगा राधा का कुत्ता। तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऐसे सेंटेंस में हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहां पर है मालिक की भेड़, तो मालिक की भेड़ का मतलब आपका होगा मास्टर्स शीप, मास्टर्स शीप। तो यहां पर आपकी गलती पार्ट नंबर बी में